पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी लोग कहते हैं, 22 अप्रैल 2025 को ये जगह एक नाइटमेयर में बदल जाता है। यहाँ पर 26 लोगों को गोली मार के मार दिया जाता है। यहाँ पर टूरिस्ट को आतंकवादियों के द्वारा आईडी चेक किया जाता है और उनकी पैंट खोलकर ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये हिंदू है या फिर मुस्लिम है। और जब वो लोग ये कंफर्म हो जाते हैं कि ये लोग हिंदू है, उन्हें गोली मार के मार दिया जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर हिंदू टूरिस्टियों को क्यों मारा गया, या फिर ये पहलगाम एरिया को ही क्यों चूज किया गया, या फिर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस अटैक को लेकर क्या डिसीजन लिया गया है वो सब क्या है, या फिर पाकिस्तान ने क्या डिसीजन लिया है वो सब क्या है। तो चलिए जानते हैं सारे सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से। 22 अप्रैल 2025 को ठीक दोपहर के 2:45 टाइम हुआ था। उस टाइम पे क्या होता है कि जो गनमैन रहते हैं वो लोग जंगल के अंदर से आते हैं, और ये जो टेररिस्ट थे वो लोग अटैक करने के लिए एक सिस्टमेटिक मेथड को फॉलो किए थे। तो पहले क्या करते हैं कि जो घने जंगल थी वहाँ से ये जो गनमैन से आते हैं, आने के बाद और ये लोग जो ड्रेस पहने हुए थे ये इंडियन मिलिट्री स्टाइल की थी। तो पहले क्या होता है कि ये लोग जंगल के अंदर से आते हैं और पुलिस मैन की तरफ पोज देते हैं, और पोज देने के बाद क्या करते हैं कि ये लोग जो भीड़ इकट्ठा होती है उन लोगों को साइड में लेते हैं, और साइड में लेने के बाद पुरुष और महिलाओं को अलग करते हैं और इन्हें हिंदू होने के आइडेंटिफाई होने की पूछते हैं। इसके बाद इन लोगों की आईडी चेक किया जाता है, और इवन इफ कि कुछ लोगों की जो पैंट खोल के ये चेक किया जाता है कि ये लोग हिंदू है या फिर नहीं है। और उसके बाद कलमा रिसाइड करने के लिए ये लोग कहते हैं। तो जो लोग कलमा रिसाइड करते हैं उन लोगों को छोड़ देते हैं, और बाकी के जो लोग रहते हैं, यानी कि जो लोग हिंदू आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये लोग हिंदू है, उन लोगों को गोली मार के शूट कर दिया जाता है। तो आखिरकार ये कलमा क्या होता है? तो ये जो कलमा रहता है वो मुसलमान की रहता है, जिसका अर्थ ये रहता है कि कोई भगवान नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही है, और जो मोहम्मद है वो अल्लाह का मैसेंजर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो महिलाएं थी उन लोगों को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ पुरुषों के ऊपर हिंदू आइडेंटिफाई करके अटैक किया जाता है। तो वहाँ पर एक मंजूनाथ के आदमी थे जिनको गोली मार के मार दिया जाता है। तो उनकी जो वाइफ रहते हैं वो ये कहते हैं कि जब मेरे हस्बैंड को तो मार दी तो अभी मुझे भी मार दो। तो इसके बदले में जो टेररिस्ट रहता है वो कहता है कि जाके ये चीज़ मोदी को बोलो। तो इसके अलावा पुणे के जो आदमी थे उसे भी मार दिया जाता है। उनकी वाइफ ये कहते हैं कि उनके हस्बैंड को कलमा रिसाइड करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं तो उन्हें गोली मार कर मार दिया जाता है। तो इसी इंसिडेंट की वजह से लगभग 26 लोगों की जान गई है, जिसमें 24 जो है इंडियन है, बाकी जो 2 लोग हैं एक नेपाल से है और एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से हैं। और इसके अलावा एक प्रोफेसर थे जिन्होंने क्या करते हैं कि अपनी खुद की तरफ से वो कलमा रिसाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि टेररिस्ट उन्हें छोड़ देते हैं। हालांकि टेररिस्ट उन्हें कलमा पढ़ने के लिए नहीं बोले थे, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से पढ़ लेते ताकि उनकी जो जान है और उनकी जो फैमिली की जो जान है वो बच सके। इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट की रिएक्शन क्या है? तो गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपया उन लोगों को देने वाले हैं जिन लोगों की जान गई है, उनकी फैमिली को देने वाले हैं। और इसके अलावा जो 20 लोग इंजर्ड हुए हैं उनको 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपया ग्राशिया मिलने वाला है। इसके साथ साथ जो 3 टेररिस्ट की जो स्केच बनाई गई है उनको 20 लाख रुपया रिवार्ड मिलने वाला है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ डिप्लोमेटिक एक्शन भी लिया गया है। तो सीसीएस मीटिंग के दौरान जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तानी नेशनल से जिन लोगों को सार्क वीज़ा एग्जाम्पशन स्कीम के अंडर में जो इंडिया के अंदर घूमने के लिए जो परमिशन मिली थी वो सब चीज़ें अभी कैंसिल कर दी जाएगी, और वो लोग अभी इंडिया में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्कीम के अंडर में जो पहले जिन लोगों को ये वीज़ा मिला था वो सब कैंसिल कर दी जाएगी। जितने भी पाकिस्तानी लोग इंडिया में अभी है उन लोगों को 48 घंटे के अंदर लौट कर जाना पड़ेगी। इसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसे सस्पेंड भी किया गया है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसे सितंबर 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था। तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स जैसे कि रवि, ब्यास और सतलेज के ऊपर कंट्रोल दिया गया था, और पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर जैसे कि इंडस, झेलम और चेनाब रिवर के ऊपर कंट्रोल मिला था। तो इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पाकिस्तान है उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता था। लगभग पाकिस्तान की जो 80% वाटर है वो इसी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को मिलता था। खास करके जो पाकिस्तान की पंजाब और सिंध एरिया है वहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता था वो सब इस पानी के वजह से ही होता था। इससे पहले 1948 में पाकिस्तान को इंडिया पानी देना बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो पाकिस्तान होता है वो इशू क्रिएट किया था यूनाइटेड नेशंस में। तो इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे नेगोशिएशंस होता है, और फाइनली जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट थे आयूब खान, उनके बीच में साइन होता है। लेकिन फिलहाल जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये जो सस्पेंशन लगाया गया है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, इसको लेकर पाकिस्तान के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा?
तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें से लगभग 23% जो इकोनॉमी है वो इसी ट्रीटी की वजह से जो मिलने वाले पानी है उसकी वजह से होता था, क्योंकि इसी पानी को यूज़ करके फार्मिंग किया जाता था। और लगभग 68% जो रूरल इनहैबिटेंट्स है वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड थे। तो पानी ना देने की वजह से क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर बहुत बड़ी इम्पैक्ट होने वाला है, जिसके चलते फूड शॉर्टेज होगा, रूरल एरियाज में इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो अटारी वाघा बॉर्डर है उससे भी बंद कर दिया है। तो इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए जो एक ही एरिया है वो है अटारी वाघा बॉर्डर। जितने भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के साथ हुआ है वो सिर्फ इस अटारी वाघा बॉर्डर माध्यम से हुआ है। सिर्फ 2023 और 24 में लगभग 3,886 करोड़ की जो ट्रेड किया गया है पाकिस्तान के साथ वो सिर्फ इस अटारी वाघा जो कॉरिडोर है उसके माध्यम से किया गया है। लगभग 6,871 जो कार्गो है वो इस अटारी वाघा बॉर्डर के माध्यम से गया है और आया है, और लगभग 71,563 जो पैसेंजर्स है वो इसी अटारी वाघा बॉर्डर के माध्यम से जाना आना किया है। तो ये जो अटारी वाघा जो कॉरिडोर है इसके थ्रू इंडिया पाकिस्तान को क्या एक्सपोर्ट करता है? तो जो इंडिया है वो सोयाबीन, चिकन फीड, वेजिटेबल्स, रेड चिलीज, प्लास्टिक दाना और प्लास्टिक की जो यार्न रहता है वो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान से इंडिया ड्राई फ्रूट्स, ड्राई डेट्स, जिप्सम, सीमेंट, ग्लास और जो रॉक सॉल्ट रहता है वो मिलता है। तो क्लोज होने की वजह से ये जो सारी चीज़ें लेन देन हो रही थी वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगा, जिसके चलते जो स्मॉल ट्रेडर इसके ऊपर जो डिपेंड थे उन लोगों को घाटा हो सकता है। हालांकि 2018 और 19 के बाद ये जो पाकिस्तान के साथ जो ट्रेडिंग चल रहा था उस चीज़ में थोड़ा सा डाउनफॉल भी देखने को मिला था। और एक चीज़ भी हो सकती है कि जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान के थ्रू इसी रूट के थ्रू इंडिया में एक्सपोर्ट करता था, शायद उस चीज़ में एक चैलेंज देखने को भी मिल सकता है। ये तो थी एक्शन और रिएक्शन के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा ये होता है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू टूरिस्टियों को क्यों अटैक किया गया? तो देखो, सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा ये चीज़ तो कंफर्म अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे एलिगेशन से ये लगाया जाता है कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया। उसके बाद जो न्यू डोमिसाइल से वो ये अलाउ किया कि जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उनके अलावा यानी कि अदर स्टेट के जो लोग हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीद पाएंगे, वहाँ पर सेटल हो पाएंगे और वहाँ पर नौकरी भी कर पाएंगे। जिसके चलते क्या हुआ कि लगभग 85,000 जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स है अभी फिलहाल नॉन लोकल्स के नाम पे अभी वहाँ पर बन चुका है। तो इसी चीज़ को लेकर जो TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट जो एक आतंकवादी संगठन है उनको ये लगता है कि यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है, और उन्हें यह भी लगता है कि जो कश्मीर है एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, वो वहाँ पे अल्टरनेशन हो रही है वहाँ। तो ये जो TRF है यानी कि जो रेजिस्टेंट फ्रंट है उसे 2019 में फाउंड किया गया था, ठीक आर्टिकल 370 को रिवोक के 1 महीने के बाद। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद को इंडिपेंडेंट मिलिटेंट सोचता है, और इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग कश्मीरी की जो आइडेंटिटी है उसे बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इसे एक लश्कर-ए तैयबा का फ्रंट माना है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑनलाइन जो होता है वो यूथ को रिक्रूट करता है। और ये पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन कश्मीर और जो रिलीजियस माइनॉरिटी जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक भी किया है। लेकिन इस हमले का पीछे जो इन लोगों का मोटिव यही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो इस अटैक की वजह से जो बाहर से लोग जो कश्मीर में आकर रहने लगे थे और जो घूमने के लिए आ रहे थे वो लोग आना बंद कर देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और भी नोटिस करने वाली बात यह है कि कुछ दिन के बाद अमरनाथ यात्रा भी है। और एक चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा कि जो कश्मीर है वहाँ पर सुकून हो गई थी, और लगभग 2024 में 3.5 मिलियन टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आए थे। टेररिस्ट के द्वारा जो हिंदुओं को पूछ कर मारा गया है उसके पीछे और एक भी रीज़न ये हो सकती है कि इंडिया के अंदर मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में दंगा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर पहलगाम एरिया को क्यों चूज किया गया? तो देखो, ये जो इंसिडेंट है वो लगभग 2:30 या फिर 45 मिनट के वाइशरन जो वैली है वहाँ पर हुआ है। ये जो वाइशरन वैली है वो एक डेंस पाइन फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर पहाड़ भी है, और जिसकी वजह से इसे एक मिनी स्विट्जरलैंड भी लोग कहते हैं। और जो ये एरिया है वो रॉक्ड है, स्टीप है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद रेस्क्यू करने के लिए बहुत टाइम लग गया। हेलीकॉप्टर के थ्रू इसे रेस्क्यू किया गया, और यहाँ पर जो लोकल पोनी हैंडलर्स थे उन लोगों के द्वारा रेस्क्यू किया गया। और इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी था उसकी जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम था, तो शायद इसी वजह से ऐसी चीज़ों की फ़ायदा उठाकर वहाँ पे जो टेररिस्ट थे वो लोग टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया।
लास्ट में यही चीज़ बोलेंगे कि जो पहलगाम अटैक है वो 26 लोगों की जान गई, सिर्फ यही बात नहीं बल्कि कश्मीर में जो सुकून लौट के आई थी बहुत दिन के बाद, उसको भी एक थ्रेट है। इसके साथ साथ कश्मीर में जो बाहर से लोग आए थे रहने के लिए और बाहर से जो घूमने के लिए आए थे, उनके अंदर डर फैलाने की भी बात है। टेररिस्ट हमें अलग करना चाहते हैं, लेकिन हम अलग नहीं होंगे, हम साथ होकर इनके अगेंस्ट में लड़ेंगे।